इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां योगी सरकार का स्कूल मर्जर पर बड़ा फैसला आया है। आखिर क्या है ये पूरा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार ने स्कूल मर्जर के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि अब 1 किलोमीटर दूर वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ 50 छात्रों वाले स्कूल को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बच्चों की शिक्षा को लेकर लिया गया है। दरअसल बीते दिनों योगी सरकार ने स्कूल मर्जर का बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद सियासी उफान तेज हो चला। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी स्कूल मर्जर का लगातार विरोध कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने तो पीडीए पाठशाला खोलकर बच्चों की पढ़ाई शुरू किया और इसको लेकर तंज भी कसना शुरू कर दिया। कई ऐसे पीडीए पाठशाला में यह देखा गया कि ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। हालांकि इस पढ़ाई से बच्चों का क्या भविष्य तय होता यह देखना बाकी था, लेकिन अब योगी सरकार ने स्कूल मर्जर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 1 किलोमीटर दूर वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 50 से अधिक छात्र वाले स्कूल भी मर्ज नहीं किए जाएंगे। अगर बच्चों को असुविधा होती है आने जाने में तो वह स्कूल भी मर्ज नहीं किए जाएंगे जिसमें छात्रों की संख्या कम है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि योगी सरकार ने यह फैसला उच्च शिक्षा के लिए लिया गया है और साथ ही साथ छात्रों को स्कूल पहुंचने में और आने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मनन किया गया और यह फैसला लिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला वापस लिया, इससे कहीं न कहीं गरीब बच्चों और उनके अभिभावकों पर खुशी की लकीर देखी जा सकती है और इस फैसले से कहीं न कहीं विपक्षियों के मुंह पर ताला भी लगा दिया है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वही पंचायत चुनाव के लिए चल रही मतगणना देर रात तक पूरी हो पाएगी, लेकिन रुझान कांग्रेस के पक्ष में सुबह से ही देखने लगे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंद्रा। जिस तरह पंचायत चुनाव के लिए जो मतदान की प्रक्रिया चली थी उसके बाद मतगणना में रिजल्ट सारे जारी हो चुके हैं और जिस प्रकार से जनता में उत्साह दिख रहा है, ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो तो उत्साहित थे ही, साथ में जो उनके समर्थक हैं वो भी इस समय बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर रिजल्ट के साथ ही जो चुनाव में जीत के जो नारे होते हैं कि हमारा नेता कैसा है, वो यहाँ पर गूंजते नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जो प्रक्रिया थी सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। देर शाम तक पूरे नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि 4 सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के जो पदों पर जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी उन प्रक्रियाओं में अब रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले सदस्य के थे और उसके बाद ग्राम प्रधान के थे, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत में ज्यादा वोटर्स होते हैं इसलिए उनके रिजल्ट आने में समय जरूर यहाँ पर लग रहा, तो देर शाम तक स्थितियाँ साफ हो पाएंगी कि किस प्रकार से रिजल्ट रहा। लेकिन जो रुझान आए उन रुझानों के आधार पर कह सकते हैं कि जनता ने अपने लिए बेहतर कैंडिडेट का चुनाव यहाँ पर किया है और उसी चुनाव के आधार पर जो परिणाम है वो अब दिखने भी लगे हैं। तो ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया थी अंतिम चरण में आज देर शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव के में जनप्रतिनिधित्व बनने का सपना देख रहे थे वो भी सब चीजें साफ हो पाएगी। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वॉइस। और वही महिला सिपाही हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के 12
बाराबंकी में महिला सिपाही विमलेश पाल हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। उसके पति ने ही धोखे से बुलाकर महिला सिपाही की हत्या कर दी थी और हरदोई जाकर ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिया था। इस मर्डर केस में लव, सेक्स और धोखा की सच्चाई सामने आई है। दरअसल बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में महिला सिपाही विमलेश पाल की लाश पाई गई थी। उसकी हत्या भारी चीज से सिर पर प्रहार कर की गई थी। इतना ही नहीं, विमलेश पाल का चेहरा जलाने की भी कोशिश की गई थी। मौके पर आला अफसर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी थी। इस बीच महिला सिपाही विमलेश पाल की बहन ने चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि उसका कथित पति इंद्रेश मौर्य लगातार धमकी दे रहा था। दरअसल विमलेश पाल ने 2024 में अपने साथी सिपाही इंद्रेश मौर्य पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विमलेश पाल ने 64 के बयान में इंद्रेश मौर्य को क्लीन चिट दे दी थी और दोनों ने शादी कर ली थी। इस बीच इंद्रेश मौर्य का तबादला हरदोई जिले में हो गया था। अकेले ही विमलेश पाल बाराबंकी में रह रही थी, लेकिन 27 जुलाई को इंद्रेश मौर्य ने सिपाही यानी अपनी कथित पत्नी को धोखे से बुलाया और उसके सिर पर राड से प्रहार कर हत्या कर दी और लाश के साथ हैवानियत भी किया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंद्रेश मौर्य हरदोई भाग गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई, बहन का बयान हुआ तो सारा रहस्य सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक इंद्रेश मौर्य विमलेश पाल से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि विमलेश पाल लगातार इंद्रेश से पत्नी का दर्जा मांग रही थी। इतना ही नहीं, इंद्रेश ने धोखे से विमलेश पाल से लोन भी दिलवाया था और वह पैसा भी खर्च कर डाला था। साथ दिमाग इंद्रेश मौर्य पुलिस कस्टडी में है। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर पुलिस पर उंगली भी उठ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिनों से विमलेश पाल गायब थी, इसकी सुध उसके थाना प्रभारी या अन्य पुलिस कर्मियों ने नहीं लिया था। फिलहाल इस मामले का खुलासा करते हुए विमलेश पाल के कथित पति इंद्रेश मौर्य को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं आईजी ने इस मामले में हुई लापरवाही को लेकर भी जांच बैठाई है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वही राजनगर में ट्रैफिक डीएसपी अजय तिवारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान क्या कुछ कार्रवाई हुई, बता रहे हमारे संवाददाता रविकांत गोप। राजनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ दिनों से राजनगर थाना के बाहर पुलिस चेक पोस्ट के पास ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन चेक कर रही है। वाहन जांच के दौरान जो है हेलमेट चेकिंग और कागजात की चेकिंग की जा रही है। हालांकि ऐसे में राजनगर क्षेत्र की जनता में कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये नाराजगी भी देखी जा रही है कि वाहन चेकिंग होने से जो आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नजदीक है, लोकल है, जो पेट्रोल भरने भी जा रहे हैं उनको भी वो अगर बिना हेलमेट के ले जाते हैं तो उनको भी रोका जाता है और उनसे भी चालान के नाम पर पैसे ली जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। लेकिन आज ट्रैफिक डीएसपी अजय तिवारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और उनके नेतृत्व में वाहन चेक जांच अभियान चलाया गया, जहां पर छोटी गाड़ियों के साथ साथ बड़े व भारी वाहनों के भी कागजात की जांच की गई। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के माध्यम से मीडिया के समक्ष ये भी कहा कि हमारा जांच अभियान केवल लोगों को जागरूक करना है, खासकर अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की आवश्यकता है और हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल या वाहन के कागजात है उसको भी आप जरूर लेके साथ चले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित रखना और यातायात के नियमों का पालन करवाना। ऐसे में कुछ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन ट्रैफिक डीएसपी ने यह साफ कह दिया है कि हमारा उद्देश्य केवल लोगों को सुरक्षित रखना है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की
के लिए जागरूक करना है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। और खबर औरैया से है, जहां पर बिजली समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता दीपांशु। आज तहसील परिसर में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि बढ़ती बिजली दरों को लेकर व फिक्स चार्ज को समाप्त करने के साथ ही ऊर्जा मंत्री द्वारा व्यापारियों पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष बबलू वाजपेयी के नेतृत्व में यह ज्ञापन आधा सैकड़ा से अधिक व्यापारियों के साथ सौंपा गया है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरी की। और वही खबर हापुड़ से है, जहां पर NH9 पर कार हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां NH9 पर हुए एक सड़क हादसा जिसमें कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकराती हुई नजर आ रही है। इस कार हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH9 पर एक कार अनियंत्रित हो जाती है और तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होने के बाद सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर देती है। वहीं इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह पूरी घटना पास में लगे एक CCTV में कैद हुई थी। बताया जा रहा है, अमरोहा की तरफ से एक कार तेज रफ्तार आ रही थी और अचानक यह अनियंत्रित हो जाती है और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों से टकरा जाती है, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं इस कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे थे। 2 महिलाएं 2 पुरुष इसमें शामिल थे, जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं। हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की जिप्सी मौके पर पहुंचती है और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराती है। वहीं इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर रायबरेली से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्या है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर रायबरेली जिले में भी अब देखने को मिल रही है। गंगा कटरी क्षेत्रों में बाढ़ का भय लोगों को सताने लगा है, जिसको लेकर देखा जाए तो रायबरेली जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में देखने को मिल रहा है। बता दें, डलमऊ SDM के द्वारा बयान देकर बताया गया है कि गंगा कटरी इलाकों में लेखपालों गोताखोरों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। जैसा कि पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है, अब रायबरेली में उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा नदी में लगातार बाढ़ लगातार हो रही है और इसी का भय लोगों में भी सता रहा है। लेकिन देखा जाए तो रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और कहीं न कहीं अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जो जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली में कितना असर बाढ़ का देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया। खबर चंदौली से है, जहां पानी रोकने को लेकर ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे मामला बता रहे हमारे संवाददाता पवन पांडे। सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में नापदान का पानी रोकने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव की बदहाल स्थिति और जल जमाव से त्रस्त होकर ग्रामीण बड़ी संख्या में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्यायिक मजिस्ट्रेट रतन वर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा जबरन नापदान का जो बहाव का जो पानी है उसे रोका जा रहा है, जिससे करीब 2 दर्जन घर बुरी तरीके से प्रभावित है। गलियों में गंदा पानी भर जाने से न केवल लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है, बल्कि संक्रमण का भी खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस अस्थायी समाधान को लेकर के वह कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहीं आपको मैं बता दूं कि इस मामले को लेकर के वह DM चंद्रमोहन गर्ग से भी मिले और चंद्रमोहन गर्ग ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चंदौली से इंडिया वॉइस के लिए पवन पांडे। और वही एडिशनल SP मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नितेश सिंह के आत्महत्या का मामला में 29 जुलाई का नितेश का अपने दिव्यांग बेटे के साथ एक CCTV फुटेज सामने आया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता अमान। एडिशनल SP मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी के सुसाइड वाला मामला, जिसके बाद से एक सोशल मीडिया पे वीडियो लगातार वायरल होता नजर आ रहा है। उस CCTV फुटेज में साफ तौर से दिखाया गया है जो मृतिका है वो अपने दिव्यांग बेटे के मुंह के ऊपर तकिया रखती नजर आ रही है। वहीं तकिया के बाद उसका गला भी
दबाती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जो घर के अंदर सीसीटीवी लगे थे उसको लगातार अपने मोबाइल के माध्यम से जो एडिशनल एसपी हैं वो देखते थे और उस पर नजर रखते थे। इस मामले को लेके अपनी पत्नी से कहा सुनी भी हुई थी। बताया जा रहा है कि जो मृतिका नितेश हैं, जो एडिशनल एसपी की पत्नी हैं, उनके जो परिजन हैं उनका खास तौर से कहना था कि जो नितेश है उसका मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज भी चल रहा था, तो उससे ये भी जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार भी थी। वहीं जो मृतिका के परिजन हैं उनका ये भी आरोप है कि जो एडिशनल एसपी हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाते नजर आते। जो मृतिका के भाई हैं उन्होंने भी कई सनसनीखेज आरोप एडिशनल एसपी पे लगाए हैं। अब ये सीसीटीवी वायरल होने के बाद से लगातार ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। और वही खबर गाजियाबाद से है, जहां के अंसल बिल्डर्स के निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास की सड़क बीती देर रात हुई तेज बारिश के चलते कटाव से धंस गई और बड़ा गड्ढा यहां बन गया। इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता प्रतिम चौधरी। देर रात हुई बारिश ने जहां लोगों को तपती गर्मी से राहत दी, वहीं तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद रोड पर जलभराव के कारण खासा परेशानी का लोगों को सामना करने पड़ा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन बिल्डिंग का जो है पानी भरने से बेसमेंट जो है धंस गया। वहीं तकरीबन 6 जो वाहन है वो उसकी चपेट में आ गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने स्थिति पर जल्दी जो है काबू पाने की बात करी। वहीं गनीमत ये रही कि किसी को कोई जानमानी का जो है नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि एक ही बारिश में जो है नगर निगम के दावों की जो है पोल खुल चुकी है। जिस तरह से जो नगर निगम दावे करता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम या इस तरह से जो वाटर पंप ये सब लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ कागजाई में है, धरातल पर कुछ नहीं है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। और वही खबर वाराणसी से है, जहां आज सपा कार्यकर्ताओं ने नगर की बदहाल सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों के खिलाफ एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। वाराणसी नगर निगम पे आज वाराणसी सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा धरना प्रदर्शन किया है। कीचड़ और गड्ढों में उतरकर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके वाराणसी के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम वाराणसी अपर नगर आयुक्त को सपा कार्यकर्ता जीशान अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें सपा के कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि वाराणसी में सावन का माह चल रहा है और कांवरियों की लाखों की संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद वाराणसी में हर जगह गड्ढों की भरमार है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आवागमन लोगों के मुश्किल हो दुर्लभ है और लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। आए दिन ऑटो रिक्शे तमाम राहगीर जो चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने बगादे गड्ढे में उतर करके धरना प्रदर्शन किया है। और वाराणसी नगर निगम जिला प्रशासन से हम मांग की है कि जहाँ प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश कहने की नारा देती है, वहीं पूरे शहर में लगातार गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं और इस गड्ढों को तुरंत त्वरित पाटा जाए और तुरंत तमाम जो है कांवरियों के आवागमन सुनिश्चित हो सके। इसको हम लोगों ने बाकायदा अपन नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन दिया है और नगर आयुक्त ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर में वाराणसी के तमाम गड्ढों को जो है खत्म कर दिया जाएगा और पूरी तरह जो है गड्ढा मुक्त पूरा वाराणसी जिला दिखाया जाएगा। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर में मोहलत के दौरान पूरे वाराणसी में गड्ढों को पाटा नहीं जाता है और पूरी तरह सुगम यातायात नहीं की जाती है, तो हम लोग पुनः सड़क पर उतर के बड़ा जो है धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया में। और वही राजनगर सरायकेला सड़क मार्ग में बड़ा गड्ढा बन जाने से ट्रैक्टर फंस गया, जिससे भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। सरायकेला से राजनगर को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुका है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल की बात है जब एक गड्ढे में एक भारी वाहन फंसने की वजह से आवागमन भी बाधित हो गया। वहीं आज सुबह भी ये चीज देखा गया जब सड़क के बीचों बीच एक बड़ी वाहन गड्ढे में घुस गई। और तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी जो कुछ दिन पहले यानी 1 साल भी नहीं हुआ यह सड़क को मरम्मत होकर, सड़क का निर्माण होकर, और ऐसे में बड़े बड़े गड्ढों का बन जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो संवेदक है उनकी कहीं ना कहीं यह कमी है या फिर इस काम को ठीक ढंग से नहीं किया गया है। यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक अनंतराम टुडू ने भी इस पर बड़ा बयान देते हुए सीधे
झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जो व्यवस्था है, जो सड़क की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की कमियों को दर्शाता है। ऐसे में अब राज्य सरकार या फिर यहाँ के प्रशासन इस पर क्या कुछ पहल करती है, क्या ये सड़क को दोबारा मरम्मत का कार्य कराती है या इन गड्ढों को सिर्फ भरने का काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ के यातायात प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर गड्ढे होने से लोग भी गिर रहे हैं। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। और वहीं रीपा योजना में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आने के बाद से शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई हुई है, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। तत्कालीन भूपेश सरकार के समय रीपा महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क पर बड़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई। आपको बता दें कि रायपुर के संभाग महादेव कार्य विगत दिनों बलौदाबाजार दौरे पे आए थे, जब उन्होंने तीन रीपा के औद्योगिक महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क में जब देखा तो वहां पर न मशीन थी, न वहां पर कोई सामान था और टूटी फूटी कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी। तब उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सचिव बलौदाबाजार, महासमुंद और पिथौरा के सचिवों को कारण नोटिस दिया और 3 सचिवों को निलंबित किया। आपको बता दें कि 14 और 15 वेतन आयोग वित्त आयोग के पैसे से ली गई करोड़ रुपए की जमीन महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क में सड़ गई या चोरी हो गई, जिससे कारण कि गांव के जो रोजगार के लिए जो पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार के द्वारा पेंट बनाने की मशीन, मसाला बनाने की मशीन और पेपर बैग बनाने की मशीन जो खरीदी गई थी शासन के द्वारा, वो पूरी तरह से ना वहां पर पार्क में है और जो कुछ है तो चोरी चली गई। इसी बात को लेकर संभाग बहुत नाराज हुए और नाराज होने के बाद 3 सचिवों को सस्पेंड किया और 3 सीओ को कार्य नोटिस जारी किया गया। ये जो पैसा सरकार का पैसा है वो किसी भी में दुरुपयोग किया गया, उसके पूरी भरपाई इन्हीं के द्वारा की जानी चाहिए। इसी बात को लेकर आज जब वहां पर महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क जब गया गया तो देखा कुछ नहीं हुआ। कार्य नाराजी होने के बाद इन तीनों को सस्पेंड करने के बाद इनकी रिकवरी निकाली गई। आपको बता दें कि पिछली भूपेश सरकार के द्वारा ये रीपा योजना चालू की गई थी। गांव में करोड़ रुपए 14वें और 15वें वित्त आयोग को लगाया गया था, जहां पर इस प्रकार गांव के लोगों को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन पूरी योजना कागज में थी और बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ था। इसी बात को लेकर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम की और संभावित कमिश्नर महादेव कावड़े ने जब देखा रीपा पार्क को, जब वहां पर देखा कुछ भी नहीं मिला और करोड़ रुपए के कागज में ही पैसे निकाल लिए गए। इसी बात से नाराज होकर तीनों सीओ को कारण नोटिस जारी किया गया और 3 सचिवों को निलंबित किया गया। यह समय महादेव कार्य जो है कमिश्नर है, अब कैसी कार्रवाई करते आने से बताया, लेकिन फिलहाल अभी 3 सचिवों को निलंबित किया गया और 3 सीओ को कारण नोटिस जारी किया। इंडिया वाइस के लिए और वही खबर देवरिया से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालिंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया के बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई है। बैकुंठपुर बरुआडीह मार्ग पर एक पिकअप संख्या यूपी 17 CA 5160 ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक रामज्ञानी प्रजापति 55 की मृत्यु हो गई। ई रिक्शा में सवार 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें मीनाक्षी श्रीवास्तव, माधुरी तिवारी, नाहिदा परवीन और निरुपमा शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल देवरिया भेजा गया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं आपको बताओ कि दुर्घटना में शामिल पिकअप और ई रिक्शा को कब्जे में ले लिया गया है। 2 अभियुक्त मुनाफ अली और खुर्शीद को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल में घायलों का इलाज समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। वहीं आपको बताएं कि ई रिक्शा की वजह से और पिकअप जिसमें पशु भी लगे थे, जिसको लेकर आमजन रोड जाम करके, लेकिन मौके पे भारी पुलिस बल तैनात होने से स्थिति कायम है। देवरिया से बालिंदु त्रिपाठी, इंडिया वाइस। और वही खबर जौनपुर से है, जहां पर बिजली विभाग के एक प्राइवेट लाइनमैन को बंधक बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता विवेक। जौनपुर में बिजली विभाग के एक प्राइवेट लाइनमैन को बंधक बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो जौनपुर के सागंज कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बिजली कनेक्शन काटने व जोड़ने को लेकर हुए विवाद में काशीराम कॉलोनी के लोगों ने बिजली विभाग के प्राइवेट लाइनमैन को एक खंबे से बांध दिया।
वहीं घटने का पूरा वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपने प्राइवेट लाइनमैन को लोगों के चंगुल से मुक्त कराया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आप